नमस्कार दोस्तों, आरएमएस इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि हम आपको हर वीडियो की शुरुआत में ये बताते हैं कि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो आरएमएस के नाम से आप अब तक देखते आ रहे हैं, यहाँ पर हमारी स्पेशल एजुकेशन की जो क्लासेज हैं वो लगातार चल रही हैं। लेकिन हमने एक कंपटीशन की तैयारी के लिए भी एक शिक्षा सोपान के नाम से एक नया चैनल प्रारंभ किया है और उस पर भी हमारी वीडियो लगातार डाली जाती हैं। आप वहाँ भी देखकर अपनी ऑनलाइन तरीके से आप पढ़ाई कर सकते हैं और एक अच्छा कंटेंट वहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमारा आरएमएस इंस्टीट्यूट वाले चैनल पर आपका जो स्पेशल वाला कोर्स चल रहा है वो हम धीरे धीरे आपको जो है वो इसको कंप्लीट करा रहे हैं। तो चलिए, आप ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हमारे इस स्पेशल एजुकेशन में जो डीएड सेकेंड ईयर वाले बच्चे हैं उनका पेपर नंबर 8 और पेपर नंबर 8 को हम इस वीडियो के अंदर आज समाप्त कर देंगे। 5.3 यूनिट पढ़ेंगे, 5.3, 5.4 और 5.5 छोटी छोटी यूनिट हैं, 4 पेज की यूनिट हैं। इनको हम फिनिश करेंगे। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम 5.3 यूनिट के अंदर आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे आपकी अध्ययन कौशल और संदर्भ कौशल। अध्ययन कौशल और संदर्भ कौशल के बारे में आज हम जानकारी प्राप्त करने वाले हैं। तो आप देखिए, सबसे पहले हम अध्ययन कौशल के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे और इसके अंदर आपको दिया गया कि ग्राफिक्स, सचित्र सामग्री, चार्ट, टेबल, मानचित्र, इन सबसे जो जुड़ी जानकारी है या आपको ये नोट करना है या आपको छोटा करना है या आपको स्थानांतरित करना है या आपको पुस्तकालय अभ्यास के लिए आपको या सूचना के स्रोतों का पता लगा रहा है, आपका चाहे सारांश है, निष्कर्ष है, ये सारी चीजें हमारी किसके अंदर आती हैं? हमारी अध्ययन कौशल के अंतर्गत ये चीजें आती हैं। इसके अंदर जो हम स्पेशल एजुकेशन में सबसे ज्यादा जो यूज करते हैं टीएलएम जिसको बोलते हैं हम, और टीएलएम की फुल फॉर्म भी आपको काफी बार परीक्षा में पूछी जाती है, टीचिंग लर्निंग और मटेरियल। ये टीचिंग लर्निंग मटेरियल होता क्या है? जिसमें आप ग्राफिक्स लगा सकते हो, सचित्र सामग्री, चार्ट, टेबल, मानचित्र, ये सारी चीजें आपकी टीएलएम के अंतर्गत आती हैं। और टीएलएम जो भी है वो आपका एक अध्ययन का कौशल है। कौशल आपको पता है कौशल किसको कहते हैं? कौशल का मतलब होता है आपको एक छोटी सी चीज जो समझानी है किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को, तो उसको आप अच्छे से अच्छे तरीके से आप किस प्रकार समझा सकते हो, उसको हम कहते हैं कौशल। और यहाँ पर जो कौशल है ये किसका है? ये है स्टडी का, मतलब अध्ययन का। आपको यदि यहाँ पर कोई भी चीज, माना कि हमारे द्वारा ही यहाँ पर पढ़ाई जा रही है और उसको यदि उस अध्ययन को हम एक कौशल, एक अच्छे तरीके से यदि आप तक हम उसको पहुंचा दें तो ये आपका जो है वो अध्ययन कौशल कहलाता है। क्लियर है? इसके बाद आता है आपका यहाँ पर एक संदर्भ कौशल। संदर्भ कौशल में शब्दकोशों का संदर्भ देते समय आपको शब्द, पुस्तकें, विश्वकोश महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आपको क्या आएगा? शब्द, पुस्तक और विश्वकोश। शब्दकोश विद्यार्थियों के लिए सबसे शिक्षाप्रद उपकरण है। यहाँ पर ये शब्दकोश ही है। शब्दकोश जो होता है हमारा शिक्षा का सबसे शिक्षाप्रद उपकरण है। शिक्षाप्रद उपकरण क्यों है? क्योंकि यदि आपको किसी भाषा का ज्ञान प्राप्त करना है तो आपको उस भाषा का शब्दकोश आपका मजबूत होना चाहिए। यदि आपका शब्दकोश मजबूत है तो आप उस भाषा को अच्छी तरीके से जो है समझ सकते हैं। इसलिए यहाँ पर आपको शब्दकोश का महत्व सबसे अधिक बताया गया है। आजकल शब्दकोश न केवल उच्चारण, वर्तनी और अर्थ के लिए मार्गदर्शन दे रहे हैं बल्कि चित्रण के साथ उपयोग के उदाहरण भी यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं। जैसे आपने यदि देखा कि शब्दकोश जो है वो हमारा केवल और केवल किसके लिए काम आता है? केवल और केवल यदि उच्चारण और वर्तनी और अर्थ के लिए ही प्रयोग में आता है। नहीं, ऐसा नहीं है। ये आजकल चित्रण के साथ भी उपयोग में लिया जा रहा है।
आगे हम इसको देखते हैं। आगे हमारा इसमें दिया था अध्ययन की प्रक्रिया की मुख्य रूप से 4 परिचालनों और प्रक्रियाओं से गुजरती है। कौन सी? सार्थक अध्ययन की प्रक्रिया। यदि आपको किसी भी विषय का अध्ययन करना है, और अध्ययन करना है वो भी कैसा करना है? सार्थक, मतलब उसका कोई मतलब हो, उसका कोई अर्थ हो, तो वो जो प्रक्रिया है ये 4 परिचालनों या 4 प्रक्रियाओं से क्या करती है? ये गुजरती है। वो कैसे? सबसे पहले है इसमें धारणा, यह समझना कि क्या प्रासंगिक या क्या महत्वपूर्ण। आपको किसी भी विषय की पर बच्चे को शिक्षा देनी है, किसी भी विषय पर बच्चे को कुछ समझाना है, तो सबसे पहला आपका जो महत्वपूर्ण कार्य होगा वो ये होगा, ये समझना होगा कि क्या प्रासंगिक और क्या महत्वपूर्ण है। मतलब ऐसी कौन सी चीज इंपॉर्टेंट है, ऐसा कौन सा बिंदु इंपॉर्टेंट है जो मुझे उस बच्चे को क्या करना है? पढ़ाना है, जो मुझे उस बच्चे तक पहुंचाना है। तो सबसे पहला काम इसका ये फर्स्ट चरण आपका हो जाता है। यदि हम दूसरे चरण की बात करते हैं तो उसके अंदर आएगा आपका समझ। ये क्या है? अल्पकालिक स्मृति में समझ होता है। समझ मतलब जो बच्चे को हम पढ़ाने जा रहे हैं, बच्चा उसको कितना समझ पा रहा है। और दूसरी चीज, समझ पा रहा है, लेकिन ये कौन सी चीज होगी? ये अल्पकालिक स्मृति होगी। अल्पकालिक मतलब बहुत कम समय की जो याददाश्त है उसको हम यहाँ पर क्या करेंगे? शामिल करेंगे। तीसरी है अवधारण। समझी गई सामग्री दीर्घकालिक स्मृति में प्रवेश करती है। जब बच्चा किसी भी चीज को अल्पकाल के लिए समझ जाएगा तो हम क्या करेंगे? उस समझ को, मतलब जो चीज बच्चे ने समझ ली है, हम उसको अल्पकाल से और किसके अंदर ट्रांसफर करेंगे? दीर्घकाल के लिए ट्रांसफर करेंगे। मतलब उस बच्चे को ऐसी चीज बताएंगे कि वो एक लंबे समय तक उसको याद रख सके। नंबर 4 है पुनः प्राप्ति। जब भी आवश्यकता हो उपयोग में लाना। जो चीज हमने समझ ली, जो चीज हमने बच्चे को समझा दी, तो उसकी पुनः प्राप्ति भी हमारी होनी चाहिए। पुनः प्राप्ति का मतलब यह है कि जब भी मैं उससे संबंधित कोई भी क्वेश्चन पूछता हूँ, कोई भी टीचर या कोई भी उससे संबंधित व्यक्ति कुछ भी आपसे पूछता है, तो आप उसका जवाब जो है वो आसानी से दे सकें। ये आपका आवश्यकता होने पर उपयोग में लाना कहलाता है। इसके बाद जो है यहाँ पर आपकी 4 कार्यों के अनुरूप 3 प्रकार के अध्ययन कौशल भी आपको दिए गए हैं। 3 प्रकार के आपके अध्ययन कौशल होते हैं, और तीनों प्रकार आपके कौन कौन से होते हैं ये भी आप देख लीजिए। कि पहला कौशल हो गया कि कौशल इकट्ठा करना। 3 प्रकार के अध्ययन कौशल होते हैं, धारणा और समझ। कौशल को आप एकत्रित करोगे धारणा और समझ में। कैसे? माना कि मुझे कोई भी बिंदु किसी भी बच्चे तक पहुंचाना है, किसी बच्चे को समझाना है, तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा? कौशल इकट्ठा करूंगा। सबसे पहले मैं इस बिंदु से संबंधित ये ज्ञान प्राप्त करूंगा, या ये चीज मेरे पास होनी चाहिए कि मैं इस बच्चे को किस प्रकार अच्छे ढंग से, अच्छी तकनीक से समझा सकता हूं। तो ये मेरा हो जाएगा क्या? कौशल। दूसरा हो गया भंडारण कौशल। भंडारण कौशल मतलब उस जो भी कौशल मैंने सीखा है या मैंने बच्चों को सिखाया है, उसका उपयुक्त भंडारण, मतलब वो हमारी स्मृति में उसको सुरक्षित रखना चाहिए। और पुनर्प्राप्ति कौशल। पुनर्प्राप्ति कौशल जो अभी आपको बताया गया है कि जो कौशल हमारे दिमाग में, हमारी मेमोरी के अंदर व्यवस्थित रूप से रखा हुआ है, वो कौशल जब भी हमको जरूरत पड़े तो हम उसको क्या करें? यूज में लें, आवश्यकता पड़ने पर उसको हम काम में लें। इसके बाद आता है आपका कौशल जुटाना। इन्हें संदर्भ कौशल के रूप में भी जाना जाता है। यह शिक्षार्थी को यथाशीघ्र जानकारी एकत्र करने में सक्षम बनाता है। यथाशीघ्र जानकारी यदि आपको उपलब्ध करनी है, जल्दी से जल्दी जानकारी आपको उसी समय चाहिए, तो आपको कौशल जुटाना जो है वो पड़ेगा। आपको कौशल ज्यादा से ज्यादा लोगों से एकत्रित करना पड़ेगा, उसका भंडारण करना पड़ेगा, उसको जुटाना पड़ेगा, उसको अपने पास इकट्ठा करके रखना पड़ेगा, और जब आवश्यक हो आप उसको काम में लेंगे तो यथाशीघ्र जानकारी जो है हम उपलब्ध करवा सकते हैं। बच्चा जो है वो जल्दी से जल्दी उसके बारे में जानकारी प्राप्त कर सकता है। इसके बाद इसमें भंडारण कौशल है, जो आपको पता है, जो समझ लिया गया उसे तैयार उपयोग के लिए संग्रहित किया जाना। भंडारण कौशल का मतलब हो गया है कि जो आपने पढ़ लिया है, चाहे वो आपके शिक्षक ने पढ़ाया, चाहे आपने बुक से डायरेक्ट पढ़ा है,
कहीं से भी आपको किसी भी बिंदु से संबंधित जो ज्ञान है उस ज्ञान का आप क्या करेंगे, भंडारण करेंगे, उस ज्ञान को आप इकट्ठा करेंगे। ये आपका हो गया क्या, भंडारण कौशल। इसके बाद आता है आपका नोट बनाना और नोट लेना। नोट बनाना, ये नोट पैसे वाले नोट नहीं है। नोट का मतलब होता है आप जो भी नोट्स वगैरह बना लेते हैं, जो भी हम टाइपिंग वगैरह कर लेते हैं मोबाइल के अंदर, कंप्यूटर के अंदर आजकल नोट ऐप होता है, और इस नोट बनाना ये क्या है। तो सबसे पहले इसमें आता है कि सामग्री की समक, पाठ और व्याख्यान। आप जिसके बारे में नोट्स बनाना चाहते हैं, जिसके बारे में आप लिखना चाहते हैं, तो उसका सबसे पहले तो आपको उसकी सामग्री की समझ होनी चाहिए कि इसके अंदर कौन कौन सी सामग्री जो है वो आनी है, कौन कौन सी अध्ययन सामग्री मुझे यूज करनी है। यदि आपको ये पता है तो आपको नोट्स बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। बी है इसके अंदर मुख्य बिंदुओं की पहचान। जो मुख्य बिंदु आप नोट्स के अंदर यूज करना चाहते हैं, तो मुख्य बिंदुओं की आप पहचान भी उसके अंदर करेंगे। जैसे आप इसी के अंदर देख लीजिए, यहाँ पर इसको एक मोटे और गहरे रूप में लिखा गया है। इसका कारण है क्या कि ये बिंदु मुख्य है, मतलब इसको हमें पढ़ना है, इसको हमने मोटे अक्षरों में लिखा, ये इसकी एक पहचान हो गई अलग से। जो भी बच्चा इसको देखेगा वो उसको पहचान कर लेगा, भाई ये मोटे अक्षरों में लिखा है तो ये कुछ विशेष है, इसको हमें देखना चाहिए, इसको हमें पढ़ना चाहिए। गय है आपका मुख्य बिंदुओं को अलग करना, और जो मुख्य बिंदु हैं उनको हम अलग अलग करके लिख सकते हैं। अंकों की प्राथमिकता का क्रम तय करना, हमको प्रत्येक बिंदु को क्या करना चाहिए, क्रम से लिखना चाहिए। पहले बिंदु पर, पहले नंबर पर जो बिंदु आना चाहिए उसको पहले पर लिखेंगे, दूसरे पर दूसरे को लिखेंगे, तीसरे पर तीसरे को लिखेंगे। तो ऐसे हम बिंदु बाई बिंदु प्रत्येक को हम क्या करेंगे, क्रम उनका तय करेंगे। बिंदुओं के संगठन की पहचान करना, बिंदुओं के संगठन की हम पहचान करेंगे कि बिंदु जो है वो आपस में एक जगह अच्छी प्रकार से उनको संग्रहित किया गया है या नहीं किया गया है। नंबर 6 है बिंदुओं को नोट्स में व्यवस्थित करना, दृश्य प्रदर्शन। और जब हम बिंदु पूरी तरीके से हमारे तैयार हो जाएंगे तो उनको हम नोट्स में उनको क्या कर देंगे, प्रदर्शित कर देंगे, उनको लिख देंगे, और ये आपका क्या कहलाएगा, ये आपका दृश्य प्रदर्शन कहलाएगा। मतलब ये दूसरों को दिखाई देगा, ये दृश्य प्रदर्शन हो गया। अब आता है आपका नोट लेना। नोट लेने में शिक्षक, रेडियो, ऐसे अन्य स्रोतों को सुनते समय नोट्स लेना शामिल है। यह विकसित किया जाने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण कौशल है, क्योंकि इससे सीखने वाले को उच्च स्तर पर मदद मिलती है। एक तो नोट्स हम तैयार कर रहे हैं, एक नोट्स हम किसी से ले रहे हैं। तो जब हम किसी से नोट लेंगे तो यहाँ पर ये चीज बताई कि या तो आप एक शिक्षक, रेडियो, या एक अन्य ऐसे कई स्रोत हैं जिनसे हम किसी भी टॉपिक के लिए नोट्स ले सकते हैं, नोट्स में उनकी हेल्प या उनकी सहायता हम ले सकते हैं। ये लेने वाला काम है। अब इसमें आपको एक चीज और दी कि कौशल विकसित करने के लिए निम्नलिखित आवश्यकता होनी चाहिए। मतलब यदि आपको बच्चे के अंदर कौशल विकसित करना है तो आपको क्या क्या चीज की जरूरत पड़ेगी। तो ये आप देख लीजिए कि पहली जरूरत पड़ेगी आपको कि कक्षा में निष्ठापूर्वक उपस्थित हो। जो बच्चा है वो आपकी क्लास के अंदर क्या है, निष्ठापूर्वक उपस्थित होना चाहिए। निष्ठापूर्वक का मतलब यदि क्लास के अंदर बच्चा बैठा है, और यदि वो बैठा है और एक कोई भी शिक्षक, टीचर जो है वो उस बच्चे को पढ़ा रहा है, और यदि वो उस पर ध्यान नहीं दे पा रहा है तो वो उसकी समझ में उस पॉइंट जो है वो बिल्कुल नहीं आने वाला है। तो यहाँ पर निष्ठापूर्वक उसकी उपस्थिति जो है वो बहुत जरूरी है। बता, आरसीआईटी कोर्स करना है, तो फोन पे बात कर लेंगे, नंबर में कार्ड दे देते हैं। आप कॉल कर लेना। ठीक है।
तो दूसरा हमारा जो पॉइंट रहेगा इसके अंदर, संक्षिप्तीकरण का प्रयोग करें। संक्षिप्तीकरण का प्रयोग करें, इसका मतलब हो गया कि यहाँ पर आपको, जब बच्चे को आप किसी भी प्रकार की शिक्षा दे रहे हैं तो वहां पर आपको बच्चे को शॉर्ट से शॉर्ट, संक्षिप्त से संक्षिप्त चीजें जो हैं वो पढ़ानी है। तीसरा आ गया, आपको महत्व के संकेतों पर नजर रखें। जो चीज महत्व की, जो चीज इंपॉर्टेंट है और इंपॉर्टेंट जो चीज है उसको संकेतों पर हमको क्या करनी चाहिए, नजर रखनी चाहिए। महत्व की जो चीजें हैं उन पर बच्चे को भी फोकस देना चाहिए और हमें बताना चाहिए कि भाई ये चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर करें। उदाहरण लिखें, आप बच्चे को उदाहरण बताएं। आपने कोई भी टॉपिक समझाया तो बच्चे को उस टॉपिक से संबंधित जो है उदाहरण आपको बताने पड़ेंगे। एक विचारों के बीच संबंध लिखें। आप कोई भी विचार वहां पर प्रस्तुत कर रहे हैं तो उन विचारों के बीच में एक संबंध आपको बच्चे को बताना चाहिए कि भाई इन विचारों के बीच में क्या संबंध है। कक्षा के बाद नोट्स की समीक्षा करें। जब आप कक्षा खत्म हो जाए तो जो भी नोट्स आपने तैयार किए हैं उनकी समीक्षा, मतलब उनका एक एवोल्यूशन करें, मूल्यांकन करें कि भैया ये जो नोट्स हैं इसमें हमने क्या लिखा और इसका मतलब क्या है। प्रत्येक कक्षा का रिकॉर्ड प्राप्त करें। प्रत्येक कक्षा का रिकॉर्ड मतलब कक्षा, जब भी आपने कक्षा ली, बच्चे को जब भी आपने कक्षा में पढ़ाया तो आप उसका रिकॉर्ड अवश्य लें कि ये क्या पढ़ाया, कैसे पढ़ाया, कितने बिंदु कंप्लीट हुए, बच्चे को कितना आया, ये सारी चीजों का रिकॉर्ड आपको प्राप्त करना चाहिए। इसमें आपको नोट लेना कि तुरंत पुनर्प्राप्ति और उपयोग के लिए जानकारी संग्रहित करने की एक तकनीक है। यदि आपको कोई चीज की जानकारी तुरंत प्राप्त करनी है और यदि जानकारी उपयोगी है तो आप इस तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। कौन सी तकनीक का, नोट लेने वाली तकनीक का उपयोग कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, पढ़ते समय पढ़ने के बाद नोट्स बनाना शामिल होता है। आपने देखा होगा, जैसे माना कि मैं आपको यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो कॉपी लेकर पेन लेकर बैठे हैं तो वो अपने कॉपी में पेन से अपने दिमाग से भी नोट जो है वो तैयार कर रहे हैं। अगला आपको यहाँ पर आता है पुनः प्राप्ति कौशल। कौशल तब प्रतिबंधित होगा जब छात्र ने जो संग्रहित किया उसका सारांश प्रस्तुत करेगा। जब आपने किसी भी बच्चे को कुछ भी पढ़ा दिया, आपका पढ़ाना सार्थक कब होगा, आपका पढ़ाना काम कब आएगा, जब आप बच्चे से किसी भी प्रकार की उससे संबंधित कोई भी जानकारी आप लेंगे, कुछ चीज पूछेंगे और यदि बच्चा उसका रिप्लाई आपको देगा, बच्चा क्या करेगा, उसका सारांश प्रस्तुत कर देगा, तो वो आपका पुनः प्राप्ति कौशल कहलाता है। ये आपकी 5.3 थी और 5.3 के बाद में हमारी 5.4 यूनिट आती है और 5.4 यूनिट के अंदर जो है आपको है भाषा शिक्षण में भाषा खेल, विशेष रूप से शब्दावली, व्याकरण, टीएलएम, प्रौद्योगिकी का उचित उपयोग। जब आप शिक्षण करें, किसी भी भाषा को पढ़ाएं तो उसमें खेल, शब्दावली, व्याकरण, टीएलएम और प्रौद्योगिकी, इनका उचित उपयोग हम करते हैं या हमको करना चाहिए, या इनका उपयोग करना कितना उचित रहेगा, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे यहाँ पर। किसी भाषा को सीखने के लिए बहुत अधिक प्रयास की आवश्यकता होती है। खेल छात्रों को सीखने के प्रयास को जारी रखने और बनाए रखने में मदद करते हैं। बच्चे को आप यदि अच्छी शिक्षा देना चाहते हैं, बच्चे को मनोरंजन से शिक्षा देना चाहते हैं, तो बच्चे को हम क्या कर सकते हैं, खेल में शिक्षा दे सकते हैं। भाषा खेलों द्वारा प्रदर्शित मनोवैज्ञानिक पहलू, यहाँ पर अपन पढ़ेंगे मनोवैज्ञानिक पहलू। इसमें पहला है शिक्षार्थी केंद्रित दृष्टिकोण, मतलब आपका पूरा केंद्र बिंदु जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका विद्यार्थी। यदि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षण है तो यहाँ पर जो है आपका शिक्षण सफल शिक्षण कहलाएगा। एक होता है करके सीखना, बच्चे को आपने कोई भी चीज सिखाई तो उसको प्रैक्टिकली आप उसको सिखाइए, मतलब बच्चा खुद करके सीखना चाहिए। यदि बच्चा खुद करके सीख रहा है तो उसका जो सीखने का या कौशल जो है या शिक्षण जो है वो बहुत अच्छा रहेगा। अपनी गति से सीखना, आपको पता है कि बहुत से बच्चों की गति जो है कम होती है, बहुत से बच्चों की गति एवरेज होती है, बहुत से बच्चों की गति हाई होती है। तो जो की स्पीड हाई है या कम है, ज्यादा है, तो उसके अनुसार हमें उन बच्चों को सिखाना चाहिए।
एक से अधिक इंद्रियों का सम्मिलित होना। शिक्षण में क्या है, एक से अधिक इंद्रियों का शामिल होना। इंद्रिय हमारी जैसे नाक, कान, आंख, ठीक है ना, मुंह, तो ये इंद्रियां एक से अधिक हमारी काम आती है पढ़ाई के अंदर, शिक्षण के अंदर। तो इनका काम में हमको लेना चाहिए, इनको हमको सम्मिलित करना चाहिए। अगला पॉइंट है ज्ञान के सभी क्षेत्र संज्ञानात्मक, भावात्मक, मनोप्रेरक। ज्ञान के जितने भी क्षेत्र हैं जैसे कि संज्ञानात्मक, भावात्मक और मनोप्रेरक, इनका सबका जो है वो इसके अंदर उपयोग होना चाहिए। एक विविध सोच की स्वीकृति, यदि बच्चे के अंदर अलग प्रकार की सोच है तो उस छोटी छोटी जो छोटा छोटा अंतर है सोच में, तो उसको हमें क्या करना चाहिए, उनको स्वीकृति प्रदान करनी चाहिए। भाई आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आप इसको ऐसे बोल सकते हो, तो उससे बच्चों को आसानी रहेगी। एक तत्काल प्रक्रिया प्रतिक्रिया सुदृढ़ीकरण, आप बच्चों को जब शिक्षण करा रहे हैं तो बच्चा उसके प्रति जो भी प्रतिक्रिया दे रहा है तो उसकी प्रतिक्रिया हमें भी तत्काल देनी चाहिए और उसका सुदृढ़ीकरण करना चाहिए। मतलब बच्चे को एक हौसला देना, एक दृढ़ता बच्चे के अंदर आनी चाहिए कि बेटा तू इस काम को कर, ये या ये तुझे जो किया है, ये जो बताया, ये आंसर दिया है, ये बिल्कुल तेरा बहुत अच्छा है। अगला है इसमें व्यक्तिगत भागीदारी का महत्व। प्रत्येक बच्चे को व्यक्तिगत रूप से आप भागीदार बनाएं और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक बच्चे तक आप जाएंगे तो यहां पर उसकी व्यक्तिगत भागीदारी का क्या होगा, बहुत महत्व होता है। एक विस्तारित एकाग्रता और प्रतिधारणा धारण। विस्तारित एकाग्रता, आपको हर बिंदु को क्या है विस्तारित करके बच्चे की एकाग्रता का प्रयत्न करना चाहिए। एक आदत गठन, बच्चे की आदत का भी हमें गठन करना है जिससे कि बच्चा किसी भी प्रकार से परेशान ना हो। हमारे आते हैं भाषा खेलों के गुण और विशेषताएं। मतलब छात्रों के लिए चुने जाने वाले खेल होने चाहिए। मतलब ऐसे कौन से खेल हैं जो छात्रों के लिए हम चुन सकते हैं, तो सबसे पहला इसमें आएगा कि विषय के साथ साथ विद्यार्थियों के लिए भी प्रासंगिक ऐसे खेल हमको चुनने चाहिए जो विषय के लिए तो उपयोगी है ही है लेकिन विद्यार्थियों के लिए भी वो प्रासंगिक होने चाहिए। ऐसा कोई भी खेल का चुनाव हम नहीं करें जो विद्यार्थी के लिए अच्छा नहीं हो। अगला इसमें वास्तविक शैक्षणिक मूल्य होना। उस जो भी आप शिक्षण करा रहे हैं, जो भी चीज आप बच्चे के लिए सिखा रहे हैं, तो उसका जो वास्तविक शैक्षिक मूल्य है वो होना चाहिए। मतलब शिक्षण की दृष्टि से, पढ़ाई की दृष्टि से वो मूल्यवान होना चाहिए, महत्वपूर्ण होना चाहिए। उचित कठिनाई स्तर होना, उसका जो कठिनाई स्तर है वो क्लास के अनुसार उचित होना चाहिए। जैसे आप यदि फर्स्ट क्लास में पढ़ा रहे हैं तो उसका कठिनाई स्तर लो होना चाहिए, सेकंड में पढ़ा रहे हैं तो उसका थोड़ा और हाई, थर्ड का और हाई, ऐसे करके लेवल जो है उसका बच्चों के अनुसार होना चाहिए। उनके लिए न तो बहुत जटिल और न ही बहुत सरल होना चाहिए। ज्यादा जटिल भी आप नहीं दें और ज्यादा सरल भी आप नहीं दें। यदि आप मीडियम या अच्छी प्रकार से आप बच्चे को शिक्षण कार्य कराते हैं तो आपके लिए वो बहुत सही रहेगा। दिलचस्प और मनोरंजक, बच्चे को जब हम कोई भी चीज पढ़ाएं तो वो चीज दिलचस्प होनी चाहिए और मनोरंजक होनी चाहिए। मनोरंजन करवाते हुए बच्चों को हमें ये सारे काम करवाने चाहिए। एक चुनौतीपूर्ण और पुरस्कृत, चुनौतीपूर्ण होने चाहिए और पुरस्कृत। मतलब बच्चा जब कोई भी चीज को पढ़े तो उसको ऐसा लगना चाहिए कि ये अच्छी चीज है, मेरे लिए एक ये चुनौती है, ये मुझे पूरी करनी है। और समय समय पर टीचर के द्वारा बच्चों को पुरस्कार भी मिलते रहने चाहिए। विशिष्ट समय और अवधि तक सीमित, और प्रत्येक शिक्षण का एक समय निश्चित होना चाहिए कि भाई इतने समय में हम इस बिंदु तक पढ़ाई करेंगे, इतने समय में हम इस विषय को पढ़ेंगे। अगला बिंदु आता है आपका भाषा खेल चुनने के लिए मानदंड। मतलब भाषा खेल चुनने के लिए आपको कौन कौन से मानदंडों का ध्यान रखना चाहिए। तो देखिए कि सबसे पहले कि विद्यार्थियों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है क्लास के अंदर। यदि विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा है, कम है, मीडियम है, तो आप उसी के अनुसार उस खेल का चुनाव करें कि उसमें इतने बच्चों का खेल के द्वारा हम शिक्षा दे सकते हैं। छात्रों का प्रवीणता स्तर या पिछला ज्ञान,
छात्रों के पिछले ज्ञान को भी हमें देखना चाहिए और उसका प्रवीणता का स्तर जो है, मतलब बच्चे कितने टैलेंटेड हैं और पिछला ज्ञान उनका कैसा है, उसके अकॉर्डिंग हमको खेल का चुनाव करना चाहिए। नंबर 3, सांस्कृतिक संदर्भ या पृष्ठभूमि। सांस्कृतिक संदर्भ उसका देखना चाहिए, पृष्ठभूमि भी उसकी देखनी चाहिए। एक समय आवंटन, हम बच्चे को शिक्षण का समय आवंटित कर दें कि भाई इतने समय पर और इतने बजकर इतने मिनट पर या इतने मिनट की क्लास या कैसे भी समय उसको आवंटित कर दें। सीखने का विषय या सामग्री, जो भी सीखने के लिए विषय आपने लिया है और उसके लिए क्या क्या सामग्री आपको चाहिए, उसको भी आपको क्या करना चाहिए, इकट्ठा करना चाहिए। एक कक्षा की सेटिंग, कक्षा को हमें इस प्रकार से व्यवस्थित करना चाहिए कि जिस खेल का आप उपयोग कर रहे हैं तो वो खेल उस कक्षा को व्यवस्थित करके और संपन्न किया जा सके। अगला इसमें पॉइंट है आपका भाषा खेलों का वर्गीकरण। भाषा खेलों का वर्गीकरण, खेलों को निर्विवाद डिब्बों में वर्गीकृत करना कठिन है क्योंकि श्रेणियां बहुत अधिक ओवरलैप होती हैं। हेडफील्ड द्वारा भाषा खेलों को वर्गीकृत करने के 2 तरीके पेश किए गए। उनके पहले वर्गीकरण के अनुसार भाषा के खेल 2 प्रकार के होते हैं, सटीकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले भाषाई खेल और सूचना और विचारों के सफल आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करने वाले। मतलब आपको यदि खेलों को शिक्षण के अंदर वर्गीकृत करना है तो वर्गीकृत करना बहुत कठिन होता है कि शिक्षण में कौन कौन से खेलों का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर हमारा जो वर्गीकरण है वो 2 आधार पर किया गया है। ये है हमारे हेडफील्ड के द्वारा, जो इसमें सटीकता पर ध्यान केंद्रित करने वाले और सूचना और विचारों के सफल आदान प्रदान पर ध्यान केंद्रित करने वाले 2 प्रकार के खेल यहाँ पर आपको बताए गए हैं। अगला पॉइंट है आपका भाषा सीखने में खेलों का उपयोग के लाभ। यदि आप भाषा सीख रहे हैं तो खेलों का उपयोग कर रहे हैं भाषा सीखने में, तो आपको उसके क्या लाभ हैं, क्या लाभ हैं आपको। खेलों का उपयोग शिक्षार्थियों को मजेदार और आसान तरीके से एक नई भाषा सीखने में संलग्न करने के लिए तकनीक या विधि के रूप में किया जाता है। आप यदि शिक्षा के अंदर बच्चों को पढ़ाने के समय पर क्लास के अंदर यदि किसी खेल में शिक्षा दे रहे हैं, खेल के द्वारा बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो बच्चों की जो पढ़ाई है वो मनोरंजक होगी। बच्चा मनोरंजन करते हुए जो है अपनी शिक्षा प्राप्त करता है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे अधिक प्रेरणा। कक्षा में खेल खेलने से प्रेरणा बढ़ती है, छात्र सीखने, ध्यान देने, कार्य में भाग लेने के लिए अधिक प्रेरित होते हैं। आप जब भी क्लास के अंदर किसी खेल के द्वारा शिक्षा देते हैं बच्चों को, तो खेल के द्वारा बच्चों के अंदर प्रेरणा का जो भाव है वो बढ़ता है। क्या बढ़ता है, छात्र सीखते हैं, ध्यान देने का काम बढ़ता है और कार्य में भाग लेने की अधिक प्रेरित होते हैं। मतलब किसी भी काम में भाग लेने के लिए वो ज्यादा से ज्यादा प्रेरित होते हैं और अपने सीखने की जिम्मेदारी लेने में सक्षम बनाते हैं। इन्हें किसी कक्षा को प्रेरित करने के लिए कक्षा प्रबंधन उपकरण के रूप में उपयोग किया जा सकता है। अब है आपका प्रतिस्पर्धा की भावना। खेल विद्यार्थियों को कक्षा में अधिक प्रतिस्पर्धी बनने के लिए प्रेरित करते हैं। खेल साथियों की प्रतिस्पर्धात्मक को नियंत्रित करने का एक शानदार तरीका है। प्रतिस्पर्धा की भावना से नई भाषा सीखना आसान हो गया है। छात्र अपनी भाषा सीखने की गतिविधियों के दौरान एक दूसरे से बात करते हैं। प्रतिस्पर्धा मतलब खेल जो होता है, आपको पता है कि एक बच्चा दूसरे बच्चे के साथ खेल में एक प्रतिस्पर्धा करता है, एक कंपटीशन करता है कि मैं इससे इस खेल में आगे जाऊं या मैं इस कार्य में को सबसे पहले करूं। तो प्रतिस्पर्धा की जो भावना है, प्रतिस्पर्धा की जो भावना है वो बच्चे के अंदर जो है खेलों के द्वारा आती है। याददाश्त में सुधार, बच्चों की याददाश्त में भी खेलों के द्वारा सुधार होता है। जैसे इसमें अपन देख रहे हैं कि भाषा सीखने के विशिष्ट खेलों की एक श्रृंखला के साथ सीखने से आपकी याददाश्त में सुधार होता है। खेल खेलते समय छात्रों को किसी विशिष्ट विषय के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी याद रखने की आवश्यकता होती है। सोचने और तेजी से कार्य करने के लिए अपनी कार्यशील स्मृति का उपयोग करना होता है। बच्चे को खेल में कोई भी चीज जब हम उसको सिखा रहे हैं
तो उसको जल्दी से जल्दी याद करने की क्या होती है, प्रयास होता है, और वो उसको जल्दी से जल्दी याद करता है। तो उसकी फास्ट मतलब याददाश्त जो है वो अच्छी हो जाती है। एक वर्ग सहयोग, सीखने के साथ साथ खेल कक्षा में सहयोग भी बढ़ा रहे हैं। छात्र पूरी कक्षा या शिक्षक का छोटे समूह के साथ भाषा सीखने के खेल खेलते हैं। यह उन्हें दूसरों की बात सुनना, सम्मान बनाना, निष्पक्षता से खेलना सिखाता है। खेलों का उपयोग शिक्षकों द्वारा टीम निर्माण अभ्यास के रूप में किया जाता है। वर्ग सहयोग की भावना, मतलब वहां पर बच्चों की एक हम टीम बनाएंगे कि भाई ये ए वर्ग है, ये बी वर्ग है, ये ए टीम है, ये बी टीम है। तो बच्चों को जो वर्ग का ज्ञान, एक ग्रुप का, एक टोली का जो ज्ञान होता है वो हमारा यहीं से खेलों के द्वारा होता है। अगला इसके अंदर अपन पढ़ेंगे भाषा सीखने वालों के लिए कुछ खेल, मतलब कौन कौन से खेल हम खेल सकते हैं। तो सबसे पहला खेल हो गया इसमें बोल द्वारा भाषा। तुकबंदी और लय की मदद से अपनी लक्षित भाषा में शब्दों और वाक्यांशों को याद करना। सबसे पहले हम एक ऐसा खेल खेल सकते हैं जिसमें बच्चे को कुछ कविताएं बनाने के लिए बोला जाए या कविताएं सुनाई जाए, जिसमें वो तुकबंदी करेगा। मतलब लास्ट की लाइन जो अपन मिलाते हैं उसको तुकबंदी कहते हैं। तो तुकबंदी करेगा और शब्दों और वाक्यांशों को वो याद रख सकता है। अगला इसमें तारा भाषाएं, अधिक उन्नत और व्यापक अभ्यास के लिए एक ऐप आपको क्रॉसवर्ड, वर्तनी परीक्षण और हैंगमैन जैसे विभिन्न प्रकार के सीखने के गेम में से चुनने की अनुमति देता है। आपको बहुत सारे गेम ऐसे विकल्प के रूप में रखे जाएंगे कि आप अपनी पढ़ाई के लिए उपयुक्त ऐप चुन सकते हैं या उपयुक्त खेल चुन सकते हैं। तो यहाँ पर भी बच्चे को एक क्या मिलता है, एक विकल्प मिलता है। एक होता है आपका शब्दावली का खेल। शब्दावली के काफी गेम हमारे पास में उपलब्ध होते हैं और हम एक दूसरे बच्चों को जैसे ग्रुप बना करके भी हम शब्दावली का उपयोग करके खेल खेल सकते हैं। यहाँ पर आपको दिया गया कि आप अनस्क्रैम्बल, लेटर बॉक्स और स्लैंग गेम सहित विभिन्न प्रकार के गेम में से किसी भी एक गेम का चुनाव कर सकते हैं। इस गेम से आप क्या कर सकते हैं, बच्चों को शब्दावली मजबूत करा सकते हैं। लिंगो आर्किड, यह ऐप उन शिक्षार्थियों के लिए एकदम सही है जो दृश्य शिक्षण पसंद करते हैं। मतलब यदि आपको देखते हुए पढ़ना है तो उसके लिए आपको ये शिक्षण जो है वो आसान रहेगा। इस केवल यह आपकी वर्तनी और शब्दावली कौशल का अभ्यास करने का एक शानदार तरीका है। आप इस मजेदार सीखने खेल में किसी मित्र के साथ शामिल हो सकते हैं। नए शब्द बनाने के लिए एक बोर्ड पर अलग अलग अक्षरों वाली टाइल लगाई जाती है। इसमें आपको एक छोटी छोटी टाइल वर्ग पहेली की तरह बनाई जाएंगी और इसमें आपको कहा जाएगा कि भाई इन वर्णों के द्वारा आप नए नए शब्द बनाइए। 2, 3, 4, 5 कितने वर्ग शब्द बना सकते हैं। इसमें आपका दोस्त भी आप शामिल कर सकते हैं। आपने जैसे 2 शब्द बनाए, उसने 3 बना दिए, किसी ने 4 बना दिए, तो आप उनको भी अपने साथ शामिल कर सकते हैं। एक बूंद है, इस एप्लीकेशन के साथ आपको शब्दों का मिलान करके और सीखते समय स्वाइप करके शब्दावली के अपने ज्ञान का परीक्षण करने का अवसर मिलता है। जैसे जैसे आप अपनी गति और सटीकता बढ़ाएंगे आपको अधिक नए और उन्नत शब्द मिलेंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ता है, शब्दों का मिलान करके सीखने का आपको अवसर मिलता है इस खेल के अंदर, बूंद के अंदर। इस एप्लीकेशन में आपको शब्दों का मिलान करके एक अनुमान लगाने का खेल होता है। ये गेम भाषा सीखने वालों को हाँ या ना वाले प्रश्न बनाने में अभ्यास कर, जैसे माना कि आपको एक प्रश्न टीचर के द्वारा किया जाता है और उसका आंसर या तो हाँ होता है या ना होता है। तो ऐसे प्रश्न बनाने के लिए हम इसका क्या करते हैं, अनुमान लगाने वाले खेल का उपयोग करते हैं। एक है आपका खोज खेल। ये गेम लक्षित भाषा में जानकारी प्रदान करने और मांगने का अभ्यास करने का अवसर देते हैं। इस प्रकार के खेलों के दौरान प्रत्येक छात्र के पास एक चार्ट और श्रेणियों का एक सेट होता है। उदाहरण के लिए संगीतकार, एक एथलीट, शाकाहारी, बहुभाषी आदि। उन्हें तब घूमना और प्रश्न पूछना होगा जब तक कि उनके पास प्रत्येक श्रेणी के अंतर्गत एक नाम न हो। इसमें क्या खोज खेल है, ये जैसे आपको कोई भी खेल के अंदर कोई चीज ऐसा शब्द आपको दे दिया, वो शब्द आपको क्या करना है, खोजना है। तो ये खोज खेल के अंतर्गत आता है। इसके बाद आती है आपकी सहायक तकनीक एटी। कई प्रकार की विकलांगताओं वाले व्यक्तियों की मदद के लिए उपलब्ध है, संज्ञानात्मक समस्याओं से लेकर शारीरिक दुर्बलता तक। ये जो विकलांग बच्चे होते हैं, चाहे वो किसी भी समस्या से ग्रसित हो, चाहे वो मानसिक रूप से दिव्यांग हो, चाहे वो शारीरिक रूप से दिव्यांग हो, उनके लिए ये क्या होती है, एक विधि होती है।
सीखने को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग कई बच्चों के लिए एक प्रभावी दृष्टिकोण है। इसके अंतर्गत एलडी वाले छात्रों को अक्सर अधिक सफलता का अनुभव होता है जब उन्हें अपनी विकलांगताओं के आसपास काम करने के लिए अपनी क्षमताओं का उपयोग करने की अनुमति दी जाती है। एटी उपकरण दोनों प्रथाओं का सर्वोत्तम संयोजन है। बच्चों को क्या है कि बराबर अवसर प्रदान किया जाता है। जो बच्चे बेचारे विकलांग हैं, दिव्यांग हैं, चाहे वो बौद्धिक चाहे वो शारीरिक रूप से किसी भी प्रकार से दिव्यांग है, तो उनको बराबर का अवसर वहां पर प्राप्त होता है जिससे कि वो अपना शिक्षण कार्य करते हैं। इसमें लास्ट आपकी यूनिट है 5.5 जो ASD, LSD और ID वाले बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा सीखने की सुविधा देता है कि बच्चा चाहे किसी भी प्रकार से डिसेबल हो तो उसको क्षेत्रीय भाषा सीखने का अधिकार होना चाहिए, क्षेत्रीय भाषा वो आसानी से सीख सके। तो इसके अंदर हम कुछ चीजें पढ़ेंगे कि भारत में पहले से कई अधिक बच्चे 2001 में शुरू किए गए भारत सरकार के सभी के लिए शिक्षा कार्यक्रम और 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम द्वारा सुगम शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। आपको पता है हमारी भारत सरकार के द्वारा 2009 में एक शिक्षा का अधिकार दिया गया कि भाई 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं वो गारंटी से शिक्षा प्राप्त करेंगे, आप उनकी शिक्षा को किसी प्रकार से रोक नहीं सकते। तो इससे काफी बच्चे जो हैं वो शिक्षा के साथ क्या हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं। काफी बच्चे शिक्षा के साथ जुड़ रहे हैं। स्कूलों के बजाय अंग्रेजी माध्यम में के निजी स्कूलों में भेजना पसंद कर रहे हैं जहां शिक्षा का माध्यम क्षेत्रीय राष्ट्रीय भाषा में होता है, भले ही वे क्षेत्रीय भाषा बोलते हैं हो घर पर। और ये बच्चे क्या है कि चाहे घर पर अपनी क्षेत्रीय भाषाओं में बात करते हैं, लेकिन अच्छी शिक्षा के लिए निजी स्कूलों में अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालयों में भी ये अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो घर पर अपनी क्षेत्रीय भाषा बोल रहे हैं। क्योंकि घर पर क्षेत्रीय भाषा इसलिए बोलते हैं क्योंकि उनके जो माँ बाप हैं या परिवार के जो सदस्य हैं वो हो सकता है कि अंग्रेजी भाषा में नहीं समझते हो। यहां पर एक चीज बताई गई, ASD से पीड़ित बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा सीखने की सुविधा प्रदान करना। जो हमारे ASD से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको हम भाषा सीखने के लिए क्या सुविधा प्रदान कर सकते हैं। तो भाषा की कमी ऑटिज्म की मुख्य नैदानिक विशेषताओं का प्रतिनिधित्व करती है। इनमें से कुछ व्यक्तियों को कभी भी कार्यात्मक भाषण विकसित नहीं होता। ऑटिज्म में भाषा की कमी कुछ भाषा क्षेत्र उदाहरण के लिए फ्रंटल और टेम्पोरल में संरचनात्मक और कार्यात्मक असमानताओं के कारण हो सकती है या इन मस्तिष्क क्षेत्रों के बीच परिवर्तित कनेक्टिविटी के कारण हो सकती है। विशेष रूप से ऑटिज्म से पीड़ित व्यक्तियों के श्रवण और मोटर मस्तिष्क क्षेत्रों उदाहरण के लिए आर्क्यूएट फासिकुलस, अनसिनेट फार्सिकुलस और एस्ट्रीम कैप्सूल को जोड़ने वाले कई शारीरिक मार्ग बदले जा सकते हैं। ये रास्ते ऑटिज्म में संचार कौशल को सुविधाजनक बनाने के लिए प्रायोगिक उपचार के लिए लक्ष्य प्रदान कर सकते हैं। मतलब ऐसे बच्चों को, ऑटिज्म वाले जो बच्चे हैं उनको हम शिक्षा देने का प्रयास कर सकते हैं किसी भी तकनीक के द्वारा। यहाँ पर आपको नीचे दिया गया है कि आप इसको किस प्रकार से कर सकते हो। और ऑटिस्टिक बच्चे कभी कभी आमतौर पर विकसित होने वाले बच्चों से अलग तरीके से संवाद करते हैं। कैसे संवाद करते हैं? भाषा का अलग ढंग से प्रयोग करें, मतलब वो भाषा को अलग प्रकार से प्रयोग करेंगे ऐसे बच्चे। गैर मौखिक संचार का उपयोग करें। गैर मौखिक मतलब एक तो मौखिक मतलब बोलकर, एक होता है गैर मौखिक मतलब बिना बोले। बिना बोले अन्य माध्यमों से भी हम उस बच्चे को अपनी क्षेत्रीय भाषा का ज्ञान करा सकते हैं। और व्यवहार के माध्यम से संवाद करें। व्यवहार के माध्यम से हमें बच्चे के साथ जो है वो बातचीत करनी चाहिए, बच्चे के साथ में संवाद करना चाहिए। अगली चीज यहां पर पढ़ेंगे भाषा का प्रयोग। भाषा का उपयोग ऑटिस्टिक बच्चे हो सकते हैं जैसे अन्य लोगों के शब्दों, वाक्यांशों या टीवी, यूट्यूब वीडियो पर सुने गए शब्दों की नकल करना, दोहराना। वे इन शब्दों को बिना मतलब के या असामान्य स्वर में दोहराते हैं, इसे एकोलिया कहा जाता है। बच्चा जब यूट्यूब पर देखता है, टीवी पर कोई चीज देख रहा है, किसी भी दृश्य वीडियो देख रहा है, तो बच्चा क्या करता है, उसको वो कॉपी करता है, मतलब उनका क्या करता है, नकल करता है या उसको दोहराता है। और वे इन शब्दों को बिना मतलब के असामान्य स्वर में दोहराते हैं, मतलब जो स्वर उसका फिक्स है होना चाहिए वो नहीं होता है, असामान्य स्वर में उसको दोहराते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, एकोलिया के नाम से जानते हैं। एक मनगढ़ंत शब्दों का प्रयोग करें। मनगढ़ंत, मन में गढ़े हुए अपने द्वारा बनाए गए शब्दों का अधिक से अधिक हमको प्रयोग करना चाहिए। एक ही शब्द को बार बार कहें,
यदि बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक शब्द को बार बार रिपीट करते रहो। यदि आप एक शब्द को बार बार रिपीट करेंगे तो उसको ज्यादा समझ में आता है। अगला है सर्वनामों को भ्रमित करते हुए स्वयं को आप और जिस व्यक्ति से वे बात कर रहे हैं उसे मैं कहते हैं। आप सर्वनामों को भ्रमित करते हुए स्वयं को आप कहो और जिस व्यक्ति से वे बात कर रहे हैं उसे मैं। मतलब आप सर्वनामों को भ्रमित कर दो। मतलब जैसे आपको पता है कि मैं, मेरे लिए मैं सर्वनाम का उपयोग करता हूं, लेकिन इनको आप भ्रमित कर, मतलब इसको आप उल्टा कर दो उस बच्चे को समझाने के लिए। इसके बाद आता है आपका अनकहा संचार। अनकहा संचार ऑटिस्टिक बच्चे हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? इसमें आपको पॉइंट दिए हैं 3। किसी व्यक्ति या वस्तु को शारीरिक रूप से हेर फेर करना। उदाहरण के लिए एक बच्चा किसी व्यक्ति का हाथ पकड़ सकता है और उसे अपनी इच्छित चीज की ओर धकेल सकता है। इसमें क्या होगा? बच्चा शारीरिक रूप से हेर फेर करेगा। जैसे माना कि बच्चे को पानी पीना है तो आपका वो हाथ पकड़ेगा, आपको लेके जाएगा, पानी के पास लेके जाएगा, आपको वो गिलास की ओर संकेत करेगा, पानी की ओर संकेत करेगा। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि भाई बच्चा जो है वो पानी पीना चाहता है। एक इंगित करना, दिखाना, दृष्टि बदलना। उदाहरण के लिए एक बच्चा किसी भी ऐसी चीज को देख सकता है या उसकी ओर इंगित कर सकता है जिसे वह चाहता है और फिर अपनी दृष्टि किसी अन्य व्यक्ति की ओर स्थानांतरित कर सकता है जिससे उस व्यक्ति को पता चले कि उस वस्तु को, उसे वह वस्तु चाहिए। माना कि मैं यहाँ पर बैठा हूं, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं, मैं यहाँ पर खड़ा हूं और बच्चा सबसे पहले किसी वस्तु की ओर देखता है और उसके बाद उस वस्तु को देख करके वो मेरी तरफ देख रहा है। तो इसका मतलब मुझे समझना चाहिए कि उस बच्चे को वो वस्तु चाहिए। ये मेरा दायित्व बनता है, मतलब मैं इसको समझूंगा। एक वस्तुओं का उपयोग करें। उदाहरण के लिए एक बच्चा किसी अन्य व्यक्ति को संवाद करने के लिए कोई वस्तु सौंप सकता है। एक बच्चा जो है वो उससे बातचीत करना चाहता है तो वो उसको कोई वस्तु सौंप देगा और उस वस्तु को सौंपने के बाद में उस वस्तु से संबंधित वो क्या करेगा? उसके साथ संवाद करेगा। ये एक इसके अंतर्गत आता है। इसके बाद अपन की आती है मौखिक व्यवहार की श्रेणियों का वर्णन। मौखिक व्यवहार में कौन कौन सी श्रेणियां अपन यूज करते हैं? देखिए, वाण अनुरोध है, मतलब मुझे एक पेय चाहिए। एक गूंज मौखिक नकलें हैं, मतलब हाय। एक चातुर्य लेवल है, मतलब खिलौना, हाथी। एक इंट्रावर्बल वर्बल संवादी प्रतिक्रियाएं, आप क्या चाहते हैं। ये बच्चों के अंदर जो है मौखिक व्यवहार की श्रेणियां हैं। बच्चा मौखिक रूप से किस प्रकार से आपसे व्यवहार करता है? भाई मुझे एक पेय चाहिए, हाय, खिलौना, हाथी, ऐसी चीजें वो बोल रहा है। या फिर आप क्या चाहते हैं, ऐसी प्रतिक्रिया यदि उसके अंदर आ रही है तो ये भी हमारे बच्चे की ऑटिज्म वाले बच्चे के लिए क्या है? लाभकारी होती है। अब अपन पढ़ेंगे एसएलडी वाले बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा सीखने की सुविधा। सीखने की क्षमता एक सामान्य शब्द है जो सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने, तर्क करने या गणितीय क्षमताओं के अधिग्रहण और उपयोग में महत्वपूर्ण कठिनाइयों से प्रकट विकारों के एक विषम समूह को संदर्भित करता है। आपको पता है सीखने की जो क्षमता है वो एक सामान्य चीज है और हमने देखा है, इससे पहले हमने इसके 4 चरण पढ़े हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी दिया गया है सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये इसके 4 कौशल होते हैं, 4 चरण होते हैं। तो बच्चा क्या है कि इन सब से वो गुजरता है। सबसे पहले वो सुनेगा, बोलेगा, इसके बाद वो पढ़ेगा, लिखेगा। तो ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी 4 चरणों में होती हैं। इसमें आपको कुछ उपकरण बताए गए हैं स्कूल शिक्षकों के लिए। स्क्रीनिंग उपकरण, स्कूल में जो बच्चे पढ़ाते हैं उसके लिए हम स्कैनिंग उपकरणों का उपयोग करेंगे। कैसे? जैसे जूनियर स्क्रीनिंग टूल JSD, मिडिल स्क्रीनिंग टूल MSD, मनोवैज्ञानिक और भाषा रोगी वैज्ञानिकों के लिए मूल्यांकन परीक्षण और भारतीय भाषा मूल्यांकन बैटरी ILAB। ये क्या है? उपकरण है जिससे कि हम उस बच्चे की पहचान कर सकते हैं, उसके शिक्षण को या उसके दिव्यांगता को या उसको सबको हम एक एवोल्यूशन कर सकते हैं। ID वाले बच्चों के लिए क्षेत्रीय भाषा सिखाने की सुविधा। जो आपके बच्चे होते हैं ID वाले, ऐसे बच्चों के लिए अभिव्यक्ति कौशल विकसित करना आवश्यक है। मतलब बच्चा जो है वो हर चीज को अभिव्यक्त करना बच्चे से आना चाहिए। आपने कोई चीज उसको समझाई तो बच्चा उसको खुद अभिव्यक्त कर। जब तक वो अभिव्यक्ति का कौशल उसके अंदर नहीं आएगा
तो जो बौद्धिक रूप से विकलांग बच्चे हैं, आईडीडी वाले बच्चे जो हैं, वो तब तक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इसमें आपको रूप दिए गए हैं आईडी वाले बच्चों के। जैसे यहां पर आईडी वाले व्यक्ति जो होते हैं वो आमतौर पर सरल वाक्य विन्यास और भाषा के संगठन का उपयोग करेंगे। वो क्या, सरल वाक्य विन्यास, मतलब छोटे छोटे सरल वाक्यों में सीधी सीधी बात में वो बात कर सकते हैं आपसे। सामग्री क्या है, ठोस शब्दावली, सापेक्ष शक्ति का क्षेत्र, अमूर्त अवधारणाएं, आलंकारिक भाषा, सापेक्ष कठिनाई के क्षेत्र हैं। ठोस शब्दावली, आपके पास में शब्द ऐसे होने चाहिए जो ठोस होने चाहिए, मतलब बच्चे को एक पावरली, एक शक्तिपूर्ण समझाने वाले शब्द आपके पास में होने चाहिए। ये सामग्री आपके पास। उपयोग कैसे करेंगे, व्यवहारिक कौशल, जैसे किसी दी गई स्थिति में परिचितता के उचित स्तर का निर्धारण करना सापेक्ष कठिनाई का एक क्षेत्र है। आप व्यवहारिक कौशल उसके साथ कर सकते हैं। जैसे आपने अपने प्रैक्टिकल के लिए आईईपी फाइल आप बनाते हैं, तो उसमें क्या होता है, हम व्यवहारिक कौशल ही तो उसको सिखा रहे हैं एक दिव्यांग बच्चे को। जैसे माना कि आप उसको कपड़ा फोल्ड करना सिखा रहे हैं, थैंक यू बोलना सिखा रहे हैं, किसी गाने पर नृत्य करना सिखा रहे हैं, एक आध दो स्टेप आप उसको सिखा रहे हैं, 1 2 3 गिनती सिखा रहे हैं, कुछ भी सिखा रहे हैं, तो ये आपका व्यवहारिक कौशल भी उसके अंदर आता है। अब इसके अंदर ताकत क्या होती है, ऑर्थोग्राफिक प्रसंस्करण या लेखन परंपराओं के सही और गलत उपयोग को पहचानने की क्षमता, जिसमें शब्द वर्तनी शामिल है। इसमें क्या है कि सही और गलत उपयोग को बच्चा सीखने का प्रयास करता है कि कौन सा कार्य सही है और कौन सा कार्य उसके लिए सही नहीं है। एक तीव्र स्वचालित नामकरण या किसी पृष्ठ पर संख्याओं, अक्षरों और वस्तुओं, रंगों जैसी वस्तुओं को स्वचालित रूप से लेबल करने की क्षमता भी उसके अंदर बढ़ती है। लेकिन इसमें कमजोरियां कौन सी है, कमजोरियां हैं साक्षरता की नींव, विशेष रूप से ध्वनि संबंधी जागरूकता और अक्षर ज्ञान। साक्षरता की जो नींव है ये इसकी कमजोरी है, विशेष रूप से ध्वनि संबंधी जागरूकता या अक्षर ज्ञान। बच्चे को अक्षर ज्ञान या ध्वनि संबंधी जो जागरूकता है वो बच्चे के अंदर बहुत कम आ पाती है, दिव्यांग बच्चों के अंदर। इसका साक्षरता विकास के अन्य क्षेत्र जैसे डोमिनोज जैसा प्रभाव पड़ता है। अन्य क्षेत्रों में इसका प्रभाव जैसे यहाँ पर दिया गया है, शब्दावली, शब्द डिकोडिंग, शब्द पहचान, स्वतः चलन, समझ बूझ पर कर पढ़ना, लेखन कौशल। जैसे शब्दावली का बच्चे को ज्ञान नहीं होता है, शब्दों की जो डिकोडिंग होती है, शब्दों की डिकोडिंग को बच्चा नहीं समझ पाता है, शब्दों की पहचान नहीं कर रहा है, स्वतः चलन की प्रक्रिया उसके अंदर नहीं है, जैसे आपने कोई चीज पढ़ा दी तो स्वतः उस कार्य को वो नहीं कर पा रहा है। एक समझ बूझ कर पढ़ना, समझ बूझ कर समझ करके और पहचान करके उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है, उसको पढ़ नहीं कर पा रहा है। लेखन का कौशल भी उसका सही नहीं है। अब इसका कारण क्या है, क्योंकि आईडी वाले बच्चे जो होते हैं, व्यक्ति ध्वनि संबंधी जागरूकता के साथ संघर्ष करते हैं। इससे अज्ञात शब्दों को डिकोड करने की क्षमता बाधित होती है। जिन शब्दों को वो नहीं जानते हैं उनको डिकोड करने की क्षमता उनके अंदर नहीं होती है, इसलिए उनको वो समझ नहीं पाते हैं। एक यहां पर है बौद्धिक विकलांगता वाले बच्चों के लिए द्विभाषी विचार। इसके अंदर आपको 2-3 पॉइंट जो है वो पढ़ने हैं। पहला पॉइंट है, एक अतिरिक्त भाषा सीखने से आईडी वाले बच्चे के समग्र भाषा विकास में बाधा नहीं आती। यदि बच्चे को एक अतिरिक्त भाषा हमारे द्वारा सिखाई जाती है तो बच्चे को समग्र भाषा विकास में कोई समस्या नहीं आती, उसका समग्र भाषा विकास आसानी से हो सकता है। दुभाषी वाले जो बच्चे होते हैं उनमें भाषा देरी प्रदर्शित कर सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि वे समय के साथ अभिव्यंजक भाषा के समान स्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। जो दुभाषी वाले बच्चे हैं, 2 भाषाओं का ज्ञान रखते हैं, तो उनकी जो भाषा है उसमें प्रदर्शन देरी से हो सकता है, क्योंकि उनका जो दिमाग है वो, आपको पता है, इनकी जो वास्तविक आयु है वो अधिक होती है, मानसिक आयु इनकी कम होती है। अन्य द्विभाषी बच्चों की तरह आईडी वाले बच्चे भी द्विभाषिता को एक ताकत के रूप में देखा जाना चाहिए। बच्चे के लिए द्विभाषिता जो है वो एक ताकत होती है। क्यों? क्योंकि बच्चा, माना कि मैं उसको कौन सी लैंग्वेज में पढ़ा रहा हूँ, कौन सी लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, उस लैंग्वेज में बच्चा नहीं समझ पा रहा है, तो वो दूसरी लैंग्वेज में समझ पा रहा है, तो आप उसे दूसरी भाषा में समझा सकते हो, मतलब वो द्विभाषी उसको बना सकते हो। अपने परिवार और देखभाल करने वाले के साथ संवाद करने के महत्व के कारण जब भी संभव हो बच्चे की घरेलू भाषा के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। बच्चे को ऐसी भाषा में पढ़ाना चाहिए, उसको ऐसी भाषा में प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो उसकी क्या है, घरेलू भाषा है, जो उसकी क्या है, घरेलू
भाषा है। अब यहाँ पर आपका जो है वो आपका डीएड सेकेंड ईयर और स्पेशलाइजेशन आपका रहेगा आईडीडी। ये जो है वो पेपर नंबर 8, ये हमारा जो है वो दी एंड यहाँ पर हो गया है। क्या हो गया है इसका? दी एंड। अगला हम पेपर जो है, नेक्स्ट पेपर हम अगली वीडियो में आपको प्रारंभ करेंगे। 3 पेपर हमारे द्वारा आपको कंप्लीट कराए जा चुके हैं। बाकी के नेक्स्ट पेपर जो है वो हम आगे की वीडियो से स्टार्ट कर देंगे। आप भी इनको पढ़ते रहिए और हमारे जो आपको मैंने बताया हमारा शिक्षा सोपान का जो चैनल है उसको आप भैया ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, उसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक आप पहुंचाओ, इसको सब्सक्राइब करो, लाइक और कमेंट करो। और इसमें हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें जो हैं वो कंपटीशन के लिए हम आपको देने वाले हैं। अभी हमारी इसमें 2-3 सब्जेक्ट चल रहे हैं, लेकिन जल्दी ही अन्य सब्जेक्ट भी आपके इस पर आपको मिलने लगेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। थैंक यू।